नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है और आपको बता दें कि राज्य में एक फेज में चुनाव होगा। 12 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है। बता दें कि गुजरात में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी को समाप्त हो रहा है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में आपको बता दें कि विधानसभा सीटों के आधार पर जो है मतगणना होगी और मतदान को लेकर अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश के मतदान को लेकर जानकारी दी गई है। 12 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में एक फेज में मतदान होगा और चुनाव आयोग ने इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक फेज में मतदान होगा और 12 नवंबर को वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी गई है। हमने आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवाई थी, किस तरीके से चुनाव आयोग ने पूरी जानकारी दी है, किस तरीके से वोटिंग होगी, किस तरीके से इंतजामात होंगे, उसको लेकर पूरा ब्रीफ किया गया हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन को लेकर। और इसके साथ ही गुजरात में भी चुनाव होने हैं, लेकिन गुजरात के चुनाव को लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही गुजरात के भी जो चुनाव होने हैं उसकी तारीखों का भी ऐलान जल्द किया जाएगा। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की इलेक्शन को लेकर जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि एक फेज में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होना है और इसमें नतीजों को लेकर भी ऐलान किया गया है कि नतीजे भी घोषित जल्द से जल्द किए जाएंगे। 12 नवंबर को वोटिंग होगी और दिसंबर में 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे भी सबके सामने होंगे। संवाददाता नितिन हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, देखिए, चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और ये भी साफ कर दिया गया है कि नतीजे कब आएंगे और अब जो है हिमाचल प्रदेश में सरगर्मियां और ज्यादा तेजी से देखने को मिलेंगी। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमाचल प्रदेश के चुनावों को जो ऐलान है वो कर दिया है। उन्होंने मीडिया से भी जो है बातचीत करते हुए कहा है कि तरीके से 55 लाख जो मतदाता हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो अपना मतदान जो है 12 नवंबर को करेंगे और 8 दिसंबर के बाद जो है मतदाता जो है पूरी तरीके से घोषणा कर दी जाएगी कि आखिरकार किसके तरीके कौन जीत रहा है। तो उसको देखते हुए तमाम यहाँ पर जो पार्टियां सरगर्मी जो है काफी तेजी होगी। अलग अलग पार्टियां यहाँ पर दाव लगाएंगी क्योंकि जिस तरीके से जो चुनावों का आज ऐलान हुआ है तो उसमें जो प्रत्याशियां हैं वो उम्मीदवार की बात की जाए तो उम्मीदवार भी काफी अपने नामों का ऐलान यहाँ पर करने वाले। बिल्कुल। और देखिए नितिन, लगातार जैसे कि हम तस्वीरें देख रहे थे पिछले दिनों कि हिमाचल प्रदेश में दौरे पे दौरे हो रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। बीजेपी की यहाँ पर सरकार है और आगे भी बीजेपी यही चाहती है कि उनकी साख बनी रहे। इसी वजह से लगातार रैलियों का भी दौर चल रहा है और शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर अपनी खास तौर पर नजर बनाए हुए है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश का चुनावों का जो ऐलान हुआ है तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जोर शोर में है और वहाँ पर जो ऐलान होने के बाद में तमाम पार्टियां अपने वहाँ पर जो है रैलियां करें। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर थे उन्नाव में, तो वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सवाल जो है रेलवे जो है यहाँ पर दिया। आपको पूरी तरीके से हर पार्टी अपने अपने यहाँ पर जो है जोर शोर लगाएगी और जो सरगर्मियां वो काफी तेजी से बढ़ चुकी हैं कि चुनाव आयोग भी डेट का ऐलान को लेकर यहाँ पर जो प्रत्याशी थे वो नाम जो अब घोषित कर दिए जाएंगे कि आखिरकार कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार रहेगा। तो उसको देखते हुए आज जो चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से यहाँ पर ऐलान की जो घोषणा वो कर दी गई है। हर पार्टी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर थी तो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जोर शोरों पे है और वहीं पूरी उम्मीद ये करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसी को देखते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिमाचल प्रदेश के दौरे पे थे। उनको यही है कि आखिरकार पूरी दूरभाग जो उनके हाथों में थी हिमाचल प्रदेश से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। उसको देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से जोरों पे अब चल गया कि आखिरकार आज चुनावों का जो ऐलान होना था उसको देखते हुए खुद प्रधानमंत्री ने ये दूरभाग अपने हाथों में ले लिया और यही कहा है कि अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल। और देखिए नितिन, इसी तरह की तस्वीरें गुजरात में भी देखने को मिल रही हैं और सबसे बड़ी बात गुजरात को लेकर कहें तो गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी खुद आते हैं। ऐसे में गुजरात में भी आम आदमी पार्टी भी लगातार एक्टिव नजर आ रही है और एक तरफ बीजेपी अपना माहौल बना रही है, वहीं दूसरी तरफ तमाम अन्य पार्टियां भी लगातार कोशिश कर रही हैं। गुजरात की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके का माहौल अभी देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां से बिलोंग करते हैं और वहां के जो है पूरी तरीके से जोर शोरों पर जो है प्रधानमंत्री, उससे पहले भी प्रधानमंत्री अपनी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं गुजरात के अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से
तो देखिए, हमारे संवाददाता जिस तरीके से बता रहे थे कि क्या कुछ अभी इलेक्शन मोड में सभी पार्टियां आ चुकी हैं और किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, उसको लेकर लगातार जानकारी दे रहे थे। और तारीखों का देखिए आज ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्य चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान किया। साथ ही साथ ये भी बताया कि कब नतीजे आएंगे। 8 दिसंबर को आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे आएंगे और उससे पहले इलेक्शन की वोटिंग को 12 नवंबर को किया जाएगा, जो कि एक फेज में होगा। राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सभी पार्टियां जो हैं सभी ने अपनी अपनी कमर कस ली है। तारीखों के ऐलान के बाद से ही लगातार जो कोशिशों का दौर है, अब कुछ समय बाद वो भी थम जाएगा। और देखिए, लगातार हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी की तरफ से खास तौर से प्रयास किया जा रहा है। और अभी पिछले दिन ही हमने देखा था किस तरीके से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार हिमाचल प्रदेश और गुजरात के दौरे पर पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे थे कि लोगों के बीच अपनी तमाम जो हितकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाएं, लोगों के बीच अपनी तमाम सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं। और साथ ही साथ देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो है वो भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए है और प्रधानमंत्री मोदी कह लें, अमित शाह कह लें, सभी के सभी इस पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। सभी प्रयासरत हैं कि गुजरात हो या फिर हिमाचल, हर जगह बीजेपी का ही परचम लहराए। और आज देखिए, चुनाव आयोग ने तस्वीरों का ऐलान किया। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होगी, ये जानकारी दी, और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। एक ही फेज में इलेक्शन यहां पर किया जाएगा। और अब सीधा रुख करेंगे काशी विश्वनाथ का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ वहां पर वो कर रहे हैं, दिखाते हैं सीधा तस्वीरें आपको। ये तस्वीरें आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं और यहां पर काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा के सामने सीएम बैठे हुए हैं और आराधना करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम संत और पंडित पुजारी वहां पर मौजूद हैं, जो कि विधि विधान से अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री को पूजा अर्चना करवाएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम से सीधा तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उनका जो पूरा दिन रहता है, इसी तरह से बिजी शेड्यूल उनका रहता है। आज उन्होंने कई फरियादियों से उनकी परेशानियों को सुना, बाढ़ प्रभावितों से भी हालचाल जाने, तमाम बाढ़ ग्रसित इलाकों में पहुंचे। और अब देखिए, काशी पहुंचे हैं सीएम और यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूजा अर्चना की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन का काम चल रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये तस्वीरें सीधा आपको काशी से दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे हैं और यहां पर पूजा अर्चना बाबा की करते नजर आ रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन का काम सीएम के द्वारा किया जा रहा है। सीएम के साथ मंदिर में पुजारीगण जो हैं वो भी मौजूद हैं और पूरा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ये पूजा अर्चना सीएम कर रहे हैं। आज हमने देखा किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावितों के बीच भी पहुंचे, लोगों की परेशानियों को सुना और अब सीएम काशी विश्वनाथ पहुंचे हुए हैं और यहां पर पूजा अर्चना का पूरा दिखा रहे हैं आपको तस्वीर, किस तरीके से पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये देखिए, बाबा पर जल चढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और साथ ही तमाम जो वहां पर मंदिर समिति के पुजारी मौजूद हैं वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आस्था जो है इसी तरह से अक्सर देखने को मिलती है और कई जगहों पर जब वो पहुंचते हैं तो वहां के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां पर अवश्य जाते हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बाबा के ऊपर जल अर्पित किया सीएम ने और पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम। तमाम
पुजारी उनके साथ मौजूद हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ये पूरी पूजा अर्चना सीएम करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इसी तरह से मंदिरों में जब भी पहुंचते हैं तो वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में कई बार आकर अपना एक रिकॉर्ड भी बनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार काशी विश्वनाथ धाम आए और यहां पर दरबार में आके बाबा के दर्शन किए। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपने पहले कार्यकाल में भी बाबा के दर्शन के लिए आते रहे, दूसरे कार्यकाल में भी आते रहे और अब तक अगर बताएं तो 100 बार काशी की यात्रा करके उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। करीब 100 बार सीएम योगी आदित्यनाथ काशी की यात्रा कर चुके हैं और बाबा का दर्शन करना कभी सीएम नहीं भूलते हैं। पहले कार्यकाल में भी कई बार सीएम यहां पर आ चुके हैं, दूसरे कार्यकाल में भी लगातार उनका आना यहां पर लगा रहता है। और जब भी सीएम यहां पर आते हैं तो यहां पर बाबा विश्वनाथ के दरबार जरूर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद बाबा से लेते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, पूजा अर्चना सीएम कर रहे हैं और बाबा को मालाएं पहना रहे हैं, अभिषेक बाबा का कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वाराणसी कोर्ट ने आज ज्ञान बाबा मस्जिद परिषद में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं करने का फैसला सुनाया है और कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। 5 में से 4 पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी। इस मामले में 11 तारीख को सुनवाई पूरी हो गई थी। मस्जिद पक्ष ने दलील दी थी कि वहां शिवलिंग नहीं फव्वारा है। 5 में से 1 हिंदू पक्षकार ने कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण का विरोध किया था और उसके बाद से ही लगातार इस मामले को लेकर अब यही सस्पेंस बना हुआ था कि क्या इस मामले की जांच कार्बन डेटिंग के आधार पर की जाएगी या नहीं। आज इस पर फैसला आना था और फैसला आज जो आया है वो यही आया है कि कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर जो बड़ा फैसला आया है उस पर हालांकि सभी की निगाहें टिकी हुई थी और आज जो फैसला आया है उससे साफ हो गया है कि कार्बन डेटिंग होगी कि नहीं। फैसले में कहा गया है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी। वाराणसी कोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की मांग। 4 महिलाओं ने दायर की थी याचिका और इस याचिका पर अब ये फैसला जो है सामने आ गया है। हिंदू पक्ष में ही इसमें 2 पक्ष सामने आ रहे थे। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से यही दावा किया जा रहा था शुरुआत से ही कि जिसका शिवलिंग मिलने का जो दावा जो किया जा रहा है कथित तौर पर वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। और वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि शिवलिंग है। लेकिन हिंदू पक्ष में एक पक्ष जो है इस फेवर में नहीं था कि कार्बन डेटिंग से जांच शिवलिंग की जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना था कि अगर कार्बन डेटिंग से जांच की जाएगी तो शिवलिंग क्षतिग्रस्त होगी और इससे शिवलिंग खंडित हो जाएगी। इस वजह से कहा गया था कि कार्बन डेटिंग ना की जाए। इसी पर फैसले का सभी को इंतजार था और फैसला आज आ गया है। संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, आज जिस फैसले का सभी को इंतजार था वो सभी के सामने है। कार्बन डेटिंग को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज साफ हो गया है कि क्या कार्बन डेटिंग होगी या नहीं और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी। जो याचिका दी गई थी और ये एक बड़ा इसकी जो है खिलाफत की गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ा आधार जज ने अपने फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 17 मई को जो इस बड़ी थाने को। अभिषेक, आप अपनी आवाज को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करिए, आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है।
तो देखिए लगातार हमारे संवाददाता से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और अभी फिलहाल तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए ये जो पूरा मामला है कार्बन डेटिंग को लेकर, इस पर आज फैसला कोर्ट ने सुना दिया है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला आया है, कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी। ये अभी अपडेट जानकारी इसकी है। आज इस पर फैसला होना था और फैसले में कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कार्बन डेटिंग से जांच नहीं की जाएगी। वाराणसी में इसको लेकर पूरा मामला जो है लगातार कई दिनों से चल रहा था और देखिए लगातार शिवलिंग, जो कथित शिवलिंग मिली है उसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे थे। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अभिषेक का फिर से रुख करेंगे। अभिषेक देखिए ये आज जो फैसला आया है इसका काफी समय से इंतजार सभी को था और अब ये साफ हो गया है कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से अब आगे की कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। तो अब क्या दूसरा विकल्प? देखिए आज फैसला सुनाते हुए जज अजय कृष्ण ने साफ तौर पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो जगह सील की गई है और इसी वजह से वहां पे किसी तरह की परीक्षण नहीं कराया जा सकता है। दूसरा अहम कारण उन्होंने बताया कि अगर आप ये मानते हैं कि शिवलिंग है तो उसको उस पर किसी तरह के छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो मुख्य वादी राकेश सिंह की तरफ से जो आपत्ति दर्ज की गई थी कि शिवलिंग को किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए ताकि जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो, तो उस आपत्ति को सही मानते हुए इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल देखिए आज इसको खारिज किया गया है और साफ ये कर दिया गया है कार्बन डेटिंग के माध्यम से नहीं होगा, आगे का जो भी जांच होनी थी वो नहीं की जाएगी। चले तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो मामला था वो कोर्ट में था, इसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही थी, लगातार यही कहा जा रहा था कि मामले को लेकर सुनवाई होगी और साफ होगा कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से होगी जांच या नहीं। लेकिन अब जो सामने आया है, फैसला जो कोर्ट का सामने आया है वो यही कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से जांच नहीं की जाएगी। चले आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं और लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद दौरा कर रहे हैं और पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा वे स्वयं जरूरी सामानों का भी वितरण कर रहे हैं, लोगों तक तमाम राहत की जो सामग्री है वो भी पहुंचा रहे हैं। अयोध्या जिले में सरयू की बाढ़ की वजह से जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बेकाबू हो गई है। विकराल रूप सरयू नदी में ने लिया हुआ है और जिले की कई तहसील जो है जलमग्न हो गई है, कई लोग इससे प्रभावित है। अखंड प्रताप शाही हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। अखंड देखिए लगातार जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है यूपी के कई जिलों में, उससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर बात करें राहत सामग्री की, जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि कई तरह की तस्वीरें भी इसको लेकर सामने आ रही है, क्या स्थिति राहत सामग्री की है? अखंड आवाज मिल रही है आपको? संपर्क टूट गया है। लेकिन देखिए लगातार बाढ़ की स्थिति, जिस तरीके से बाढ़ के बीच जिंदगी फंसी हुई है, जिस तरीके से बाढ़ के बीच तमाम लोग फंसे हुए हैं, ये चिंता का विषय है। प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन कई जगहों पर बिचौलिए फायदा उठा रहे हैं स्थिति का और सामान जो लोगों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ। अखंड देखिए स्थिति बाढ़ की तो सभी को पता है किस तरीके से है, लेकिन कई जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि राहत सामग्री जो कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए, उस स्थिति में नहीं पहुंच पा रही है, चीजें बीच में गायब हो जा रही हैं। आवाज मिल रही है अखंड आपको? तो लग रहा है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। और तस्वीर देखिए, हमने आपको इससे पहले भी ये तस्वीर दिखाई बाढ़ की, ये स्थिति हमने आपको पूरी बताई, क्या पूरा मामला इसको लेकर रहा है, बाढ़ में क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं। हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे भी हमने जाना इससे पहले कि किस तरीके से उनके जिलों में स्थिति है, क्या स्थिति उनके एरिया में देखने को मिल रही है, कितने लोग प्रभावित हैं, कैसे उनको राहत मुहैया कराई जा रही है। और लापरवाही भी कहीं पर देखने को मिल रही है, कहीं पर लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कहीं पर ऐसी स्थिति है जिसको लेकर प्रशासन को एक्टिव होने की जरूरत है, प्रशासन को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए सूबे के मुखिया जो हैं वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सुविधाएं मिल सके। हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। अखंड देखिए स्थिति जो है बाढ़ की वो सभी जानते हैं क्या स्थिति है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि निर्देश तो दिए गए हैं मुखिया की तरफ से, लेकिन लोगों तक उतनी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर आपके जिले की बात करें तो क्या स्थिति आपके जिले में देखने को मिल रही है?
देखिए, आज की जो स्थितियां हैं, तकरीबन 21 जिले इस समय प्रभावित हैं और तमाम जिलों से जो रौद्र रूप दिखाई दे रहा है अभी भी नदियों का, वो बरकरार है। उसमें थोड़ा बहुत राहत ये है कि बारिश नहीं हो रही है, बस इतनी राहत आई है। हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री लगातार पिछले 3 दिनों से बाढ़ प्रभावित इलाकों का न सिर्फ दौरा कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का पीड़ितों से मिल रहे हैं, उन्हें राहत सामग्री बांट रहे हैं और इसके अलावा जो तमाम ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मुआवजे हैं, उनका ऐलान भी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने एक बार फिर मुआवजों का जो ऐलान किया है कि मृतकों को 4 लाख रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 1.5 लाख रुपए, अलग अलग जो चरण है, अलग अलग जो स्थितियां हैं, उन हालात में कितना मुआवजा दिया जाना है ये सरकार ने पहले से तय कर रखा है। उसके तहत सबको मुआवजा तुरंत मुहैया कराया जाए। जो मुआवजे की राशि है वो जल्द से जल्द मुहैया कराने के लिए प्रयास तमाम तरह से किए जा रहे हैं और इसको लेकर हर कोई एक्टिव है, लेकिन वही है कि स्थिति इतनी ज्यादा अभी खराब हो चुकी है, विकराल स्थिति इतनी ज्यादा है कि लोगों को कुछ ना कुछ परेशानियां अभी भी बनी हुई है लगातार। चले अखंड, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानबाजी करने के मामले में एचसी ने उन्हें राहत दी है और आपको बता दें कि कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट और मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने पर 22 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है। गिरफ्तारी वारंट को 22 तक रोकने का आदेश जारी किया गया है। तो लगातार ऐसी कई खबरें हमने देखी जहां पर अब्बास और मुख्तार की मुसीबतें बढ़ती नजर आई, लेकिन ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं इसमें अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विवादित बयान इन्होंने दिया था और अब विवादित बयान पर इनको राहत मिली है। 22 नवंबर तक पुलिस की चार्जशीट पर रोक लगी है। संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, देखिए, मुख्तार अंसारी के बेटे को फिलहाल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और अभी इनकी चार्जशीट पर रोक लगाई गई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अंसारी फैमिली के लिए एक राहत भरी खबर ये हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से अंसारी फैमिली के खिलाफ अलग अलग कार्रवाइयां हुई हैं, अभी कुछ दिन पहले ही लुकआउट नोटिस भी इनके खिलाफ जारी हुआ, अब्बास अंसारी के खिलाफ जारी हुआ, उनकी मदर के खिलाफ जारी हुआ है। लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से इनके लिए राहत भरी खबर हुई। पिछले दिनों जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें इनका एक चुनावी भाषण था जिसमें इन्होंने अधिकारियों को ऐसा इन पर आरोप है कि इन्होंने धमकी दी थी। उसी को लेकर के बाकायदा इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और उसी मामले में बाकायदा जो विवेचक है उसने अपनी चार्जशीट भी दाखिल कर दी। उसी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया था, जिस पर कोर्ट ने आज कहीं ना कहीं संज्ञान लिया और कोर्ट ने इन्हें राहत देते हुए उस चार्जशीट पर कार्रवाई को लेकर के और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उस पर फिलहाल रोक लगा दी है और 22 नवंबर को इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। तो कह सकते हैं कि अब्बास अंसारी के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से उन पर लगातार शिकंजे कस रहे थे, ऐसे में जो ये मामला था, इस मामले में भी इनके लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो रहा था। इनके खिलाफ जो लगातार प्रशासनिक दबाव है वो बन रहा था, क्योंकि बाकायदा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। उसी को लेकर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे और हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं आज जो चार्जशीट है उसको जो चैलेंज किया था उसको स्वीकार करते हुए चार्जशीट और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है यानी निचली अदालत में उस पर फिलहाल रोक लगाकर 22 नवंबर को इस मामले में। बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे काशीपुर के जशपुर में हुई घटना को लेकर, जहां कल तक यूपी और उत्तराखंड की पुलिस लगातार आमने सामने नजर आ रही थी और वहीं अब उत्तराखंड पुलिस अपने कल के बयान से पलटती हुई नजर आ रही है। इस बात से पीड़ित ब्लॉक प्रमुख का परिवार नाराज है, जो यूपी पुलिस के साथ साथ उत्तरांचल पुलिस के लिए भी पुलिस से भी नाराजगी देखने को मिल रही है। और इस मामले में गुरुवार को उत्तरांचल पीड़ित परिवार और पुलिस की DIG का क्या कुछ कहना था, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। सबके हाथ में पिस्टल थे, तो जब हमने उनको मना किया कि नीचे जाओ, उन्होंने कहा कि हम किसी ड्राइवर के लिए आए, ठाकुर द्वारा का कोई ड्राइवर है तुम्हारे पास? हमने कहा अगर कोई ड्राइवर है तो तुम कुंडा पुलिस कहाँ है, हमारे उत्तराखंड का प्रशासन कहाँ है, कुंडा पुलिस को बुला के आए हो? कह रहे ना हम सीधे आए हैं। तो हमने कहा कि कौन है, किसे लेने आए हो? मैंने कहा कुंडा थाना बुला लो और तलाशी ले लो जहाँ भी लेनी है। तो ऊपर से उन्हें नीचे बजाने के लिए कह रहे कि नीचे जाओ। 10-12 लोग थे, एक ने पिस्टल निकाला, लेडीज भी आ गई थी वहाँ पे, तो वाइफ के गोली लग गई। क्या शादी वर्दी में थे ये लोग? सारे सिविल वर्दी में थे, 10-12 लोग थे, उनका पिस्टल भी वहीं पकड़ा गया। 4-5 लोग भी वहीं मौके पे पकड़े गए जो दारू पी रखी थी, कुंडा थाने को दिया है। हमारे यहाँ के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है गुरतेज जो है भुल्लर जी,
ये यहाँ के रहने वाले एक सम्मानित नागरिक है और सम्मानित जो है ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है। इनके यहाँ जो है यूपी से मुरादाबाद से टीम आई थी और जो है जो यहाँ के उधम सिंह नगर पुलिस के बिल्कुल कोई भी बिना इतला दिए बिना नॉलेज के जो है टीम ने यहाँ रेड करी और जो है जिसमें प्राथमिक दृष्टया ये हुआ है कि उसमें कोई वर्दी में नहीं था। तो अब इसकी वो की जा रही है सहनिशा की कौन लोग आए थे, कितने लोग थे। तो देखिए पूरा मामला आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, जहां पर देखिए गोली लगने की वजह से मौत हुई थी और इसी पर लगातार कल से ही बवाल मचा हुआ है। काशीपुर के जशपुर में पूरी घटना हुई जहां पर कल तक यूपी और उत्तराखंड की पुलिस आमने सामने थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता लवप्रीत जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। लवप्रीत, देखिए पूरा मामला काफी हाईलाइट होते नजर आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? जी, मैं बताना चाहूंगा ये पूरा मामला जो शुरुआती हुई, जो बीती 13 सितंबर को एक खनन विभाग की टीम अवैध खनन के ऊपर कार्रवाई कर रही थी। उसी दौरान उन्होंने कोई खनन से लिप्त कुछ वाहन पकड़े थे, जो खनन माफियों ने विभाग की टीम राजस्व विभाग की टीम को हाथापाई करके वो वाहन छुड़ाकर ले गए, जिसकी धरपकड़ के लिए सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ा जाए। उसी को लेकर यूपी पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, जिसके चलते वो कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम भरतपुर में बीते दिन आई, जहां उन्होंने ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज गुलर के यहाँ पे दबिश दी। जहां दबिश के दौरान ही वहां फायरिंग होती है और फायरिंग के दौरान एक गुरप्रीत कौर जो कि ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद ये पूरा मामला ये विवादों में जाता दिखाई देता है। NH 74 को लगातार 2 से 2.5 घंटे जाम कर दिया जाता है। प्रशासनिक कड़ी मशक्कत के बाद उसे खुलवाया जाता है। अब जब ये पूरा मामला हुआ उसके बाद कुमाऊं डीआईजी दिनेश आनंद भरने द्वारा एक प्रेस नोट कर जारी कर ये भी बताया गया है कि उनको यूपी के डीआईजी को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें ये उनसे जवाब मांगा गया है कि आपको घटना के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आपके द्वारा कोई भी इस पूरे मामले को लेकर कोई भी अभी तक किसी की चीज पे क्या कार्रवाई की गई है और इनके द्वारा कोई संपर्क भी नहीं किया गया है। यूपी डीआईजी का कुमाऊं डीआईजी या कुमाऊं के आला अधिकारियों से कोई संपर्क नहीं किया गया इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, जिससे उत्तराखंड पुलिस भी कहीं ना कहीं रोष दिखाई दे रहा है। जी, ये एक बड़ा सवाल है जिससे बिल्कुल लवप्रीत, हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा भी जुड़े हुए हैं। अभय, देखिए पूरा मामला जो है काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, इसमें उत्तराखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि अब दोनों ही राज्यों की जो पुलिस है वो अपने अपने बचाव में अपने जो मुकदमे है उनको मजबूत करने में यहाँ पर जुटी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया है, जिसमें कह सकते हैं कि जो घायल इंस्पेक्टर थे उनकी तहरीर पर जो मुरादाबाद में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें 5 नामजद और 31 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है 18 संगीन धाराओं में, जिसमें आप कह सकते हैं कि लूटपाट, जानलेवा हमले जैसी धाराएं उसमें शामिल की गई है। और ये इसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस ने जो अभी तक की जो कार्रवाई करी है उनके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि उनके पास पूरे सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर है, जिस सीसीटीवी फुटेज में ये सब चीजें दिखाई जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के कर्मी जो यहाँ पर आए थे वो किस प्रकार से उत्तराखंड पुलिस के जवानों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनके साथ बल प्रयोग वहाँ पर कर रहे हैं और उनसे किस प्रकार से वो छीन के भाग रहे हैं। हाईलाइट हो रहा है और उस पर अब जांच लगातार हो रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।